Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe or press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हमेशा तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है। आज हम एक बंदे को लेकर आए अपने चैनल में जो मतलब अलग लेवल का कोडर है। 6 स्टार है कोड शेफ में, कैंडिडेट मास्टर है कोड फोर्सेस में, तो समझ लो कौन से लेवल पे ये बंदा है। और ये अभी सिर्फ सेकेंड ईयर में, थर्ड फोर्थ में भी नहीं है। बहुत लोग बोलते थर्ड फोर्थ तक जाओगे तब तुम्हारा अच्छा लेवल का होगा। इस सेकेंड ईयर में आते ही इसने फोड़ दिया है और मतलब प्रो बन गया है। तो भाई का भी एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे सब्सक्राइब कर दो। ये सारे कोड फोर्सेस का सारा क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके डालते रहता है। तुम लोग अगर कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट देते हो, नहीं बन रहा तो भाई का चैनल जाके देखो, वहाँ तुम्हें सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। प्रियांश, पूरा नाम मैंने बोला नहीं, इसका नाम है प्रियांश अग्रवाल। ठीक है, तो हाय प्रियांश। तो हेलो योगेश। तो चाहो थोड़ा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दो भाई लोग को कि तुम हो कौन हो, क्या हो। Okay, so hi everyone. My name is Priyansh Agarwal, and I'm a computer science undergrad at IIIT Delhi. So I'm in my second year right now, and I've been doing competitive programming for about a year now. So like I'm currently a candidate master on Codeforces and a 6-star coder on CodeChef. So yeah, that is like a brief intro about me. तो भाई तो तुम लोग समझ ही गए होगे किस लेवल का बंदा है ये। तो यार प्रियांश ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, तुम लोग समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रियांश, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट सीपी। मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते कि कब स्टार्ट करना है कब नहीं करना है, इसका थोड़ा ज्ञान दे दो सब। ओके, सो लाइक मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता सीपी स्टार्ट करने का। इट डिपेंड्स कि तुम्हें ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि तुम्हें ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो जैसे जावा, C++ और पाइथन। तो उस केस में इट इज़ फाइन टू स्टार्ट सीपी राइट नाउ, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। बट होता क्या है कि अगर तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो फिर एकदम सीपी स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वहाँ पर तुम्हें कोडिंग ही तो करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो रिक्वायर्ड है ना। तो एज सुन एज यू आर कंफर्टेबल विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन स्टार्ट सीपी। और ऐसा कुछ नहीं है कि डीएस से सीखना है पहले, सीपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई वुड रेकमेंड फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करो। बट हाँ, कि मतलब ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में गए कॉलेज और एकदम सीपी स्टार्ट कर दी, बिकॉज थोड़ा एक्सपोजर भी चाहिए होता है। तो लाइक मैं कहूँगा सेकेंड सेमेस्टर और मे बी थर्ड सेमेस्टर ऑल्सो इज अ वेरी फाइन टाइम टू स्टार्ट सीपी। और मैंने भी सेकेंड सेमेस्टर के टाइम पे स्टार्ट करी थी। या तो मुझे भी तो फर्स्ट सेमेस्टर में सीपी का कोई नॉलेज था नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मैं बस टीएसए वाला पार्ट किया था सेकंड सेमेस्टर में, और मैं भी सीपी थर्ड सेमेस्टर में ही स्टार्ट किया था। तो या इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सीपी फ्रेंड्स, तो तुम सेकंड या थर्ड से कर सकते हो। अगर तुम्हें मतलब पहले से बहुत नॉलेज है तो फर्स्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो प्रियांश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तुमने क्या रोड मैप यूज किया जिससे तुम सीपी में प्रो बन सको, और तुम बन गए हो तो तुमने क्या रोड मैप यूज किया, और तुम्हें कितना समय लगा 6 स्टार बनने में और कैंडिडेट मास्टर बनने में। ठीक है, ओके, सो मैं कहूँगा रोड मैप के लिए सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो ऑब्वियसली, क्योंकि करना तो कोडिंग ही है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी चाहिए। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो एक। दूसरा तुम्हारा टास्क ये रहेगा कि ना थोड़ी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करो। होता क्या है कि मोस्टली लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख लेते हैं, सीपी स्टार्ट कर देते हैं, बट एक टाइपिंग स्पीड का ना थोड़ा फैक्टर आता है। उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, बट एक टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा। तो टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए टच टाइपिंग सीख लो, बेस्ट रहता है। तो तुम्हें उसमें कीबोर्ड पे देखना भी नहीं पड़ता। और ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद अगर तुम्हारी ये 2 चीज़ें थोड़ी सेट हो गई हैं तो उसके बाद सीधे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। कोई कहीं कुछ रुकना नहीं है। कोड फोर्सेस खोलो, कोड शेफ खोलो, सीधे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। ठीक है, और कॉन्टेस्ट में भी क्या होता है कि ये नहीं कि सिर्फ कॉन्टेस्ट दे दिया। कॉन्टेस्ट देने के बाद मान लो तुमने कॉन्टेस्ट में 6 प्रॉब्लम्स थी, तुमने 2 कर दी। अब तुम्हें लग रहा है कि यार सी और डी तो नहीं हुई, ए और बी हो पाई मुझसे। तो कॉन्टेस्ट के बाद एडिटोरियल पढ़ो सी और डी का, और उसको फिर से करने का ट्राई करो। इससे एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है ना कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट नहीं आते थे अब वो आ जाएंगे। कोई एडिटोरियल में कोई कॉन्सेप्ट और तुम्हें नहीं आता तो तुम उसके बारे में पढ़ोगे ना नेट पे जाके, तो वो तुम्हें आ जाएगा फिर उसके बाद। और ऑब्वियसली ऐसे सीखते हैं सीपी में। ये नहीं होता कि पहले सीख लो और फिर सीपी करो। सीपी में इट इज लाइक कि करते करते आता है। ठीक है, तो मेनली यही है कि मतलब कॉन्टेस्ट दो, अब सॉल्व करते रहो। मोस्टली यही करना है तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन ये था कि तुम्हारा मुझे कितना टाइम लगा, राइट? तो टाइम पे मैं कहूँगा कि लाइक मुझे टाइम पे एज सच मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देखो कि कितनी तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तुमने क्या स्किल्स लर्न करी। तो मेनली मेरे केस में था कि मैंने 1200 टू अराउंड 1500 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, तब मैं एक कैंडिडेट मास्टर पे पहुंच गया था। और टाइम पे मैं कहूँगा लाइक अराउंड 12 टू 14 मंथ्स लगे। बट हाँ, टाइम पे डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी कंसिस्टेंसी है। तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक 6 मंथ्स इज नॉट दैट अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो। अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो ऑब्वियसली तभी, और नहीं कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, वही है, फिर इतना नहीं है। तो यार ऑडियंस,
एक बात प्रियांश ने सही बात बोला, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर तुम डेली कंसिस्टेंटली कर रहे हो, मतलब कोडिंग ऐसा, मतलब समझो कि कंसिस्टेंटली तुमको डेली करना होगा। 1 घंटा 2 घंटा भी तुम अगर करते हो तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे प्रियांश ने बोला, वो विद इन 12 मंथ्स वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना होगा, तब तुम जाके कुछ, मतलब जरूरी नहीं है सीपी, अगर तुम डेवलपमेंट भी कर रहे हो या बस कुछ भी तुम कर रहे हो, उस टॉपिक पे तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ऑटोमेटिकली तुम उसमें प्रो बन जाओगे। बस 100 बात का एक बात, ठीक है। तो यार प्रियांश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर तुमने कौन सा लैंग्वेज चूज किया सीपी स्टार्ट करने के लिए? मतलब सीपी के लिए कौन सा लैंग्वेज बेटर भी होता है और तुम कौन सा यूज करते हो? ओके, सो लाइक मैं ये एक्सपीरियंस से कहूँगा ये बात कि मैंने जैसे स्टार्ट पाइथन से करा था, बट एक पॉइंट पे आके मुझे समझ में आ गया था कि पाइथन इज नॉट एक्चुअली द राइट लैंग्वेज फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ऑब्वियसली बहुत लोग पाइथन में भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाइथन बिल्कुल नहीं है सीपी के लिए, बट हाँ फैक्टर ये आता है कि पाइथन ना कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेजेस से स्लो है। तो कभी कभी कुछ ऑनलाइन जजेस में अगर वहाँ पर उन्होंने पाइथन के लिए स्पेसिफिकली टाइम लिमिट मतलब अपना बढ़ा नहीं रखा होगा, उस केस में जो C++ में या जावा में कर रहे होंगे उनका कोड जल्दी चल जाएगा और उनके केस में TLE नहीं आएगा। बट इवन दो तुम्हारा लॉजिक सही है, तुम्हारा TLE आ सकता है। अभी करंटली मैं C++ करता हूँ और मैंने देखा है मोस्टली जो एकदम जो रेड कोडर्स है ना, जो एलीट लोग हैं कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में, वो भी मोस्टली C++ ही करते हैं। कुछ लोग जावा भी करते हैं ऑब्वियसली, बट पाइथन इज लाइक अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ थिंग सीपी में। तो हाँ, मेरा C++ है। कोड शेफ में भी मैं देखा हूँ, मतलब पूरा कम्युनिटी C++ से ही भरा हुआ है, जिसका देखो सब C++ ही करता है। तो या C++ इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर सीपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रयास पढ़ते हैं कि मतलब हाउ वी कैन इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये मतलब बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे मतलब इम्प्रूव करें, तो उसके ऊपर कुछ बताओ। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए क्या होता है ना, वो कंसिस्टेंसी वाली बात आती है। अगर जैसे तुम खुद देखो, जब जैसे कुछ लोग तुम लोग में से जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना था कि हमने 6 महीने तैयारी करी फिर अब 2 महीने छोड़ दिया, तो जो पिछले 6 महीने में सीखा था वो एकदम जल्दी से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बात है, कंसिस्टेंसी वाली बात है। अगर तुम आज प्रैक्टिस कर रहे हो कल भी करो। ऑब्वियसली ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन का ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं कि तुमने 2 हफ्ते करी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके बाद 1 हफ्ते पूरा ब्रेक ले लिया, तुमने कहा कि यार अभी मन नहीं कर रहा, 1 हफ्ते पूरा ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ना फ्लो टूट जाता है। तो वो फ्लो बना रहता है ना, तो अच्छा रहता है, उसमें डेफिनेटली तुम इंप्रूव करते हो, तुम नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, और जब तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो तुम कॉन्टेस्ट देते हो, उसको अप्लाई कर देते हो, तो और उसको अप्लाई कर दिया किसी कॉन्टेस्ट में, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती और उसी से तुम सीखते हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये है कि कॉन्टेस्ट रेगुलरली दो। तो जैसे तुम वेबसाइट ले सकते हो कोड फोर्सेस, उस पर क्या होता है कि हफ्ते में 2-3 कॉन्टेस्ट तो हो ही जाते हैं, तो अगर तुम 3 दिन हफ्ते में ही 2-2 घंटे के कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। तो इसलिए अगर तुम हर कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आई वुड से कि उतना काफी है, अलग से जाके हट के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, कॉन्टेस्ट दो और अब सॉल्व करो, बस उतना ही काफी है। तो ये बात सही है कि अब सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, 2-3 क्वेश्चन ही बन रहा है, तो यार फिर ये नहीं है कि बस उतनी करके छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करो, तो उसमें तुम्हारा बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रियांश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार बहुत तो बोलता है कि यार शॉर्ट क्वेश्चन करे, शॉर्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कोड शेफ में लॉन्ग चैलेंज भी होता है और शॉर्ट चैलेंजेस भी होते हैं। तो शॉर्ट चैलेंजेस वर्सेस लॉन्ग चैलेंजेस, इसके बारे में कुछ बताओ कि क्या सही रहेगा क्या नहीं। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि मैं ये कहूँगा कि जो लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं ना, उसमें जो लर्निंग फैक्टर होता है कंपेयर टू शॉर्ट कॉन्टेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लॉन्ग कॉन्टेस्ट की ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी होती हैं कंपेयर टू द शॉर्ट कॉन्टेस्ट, तो इसलिए लॉन्ग कॉन्टेस्ट देना अच्छा रहता है, उससे तुम्हारी जो लर्निंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू शॉर्ट कॉन्टेस्ट। बट चक्कर क्या है ना कि लॉन्ग कॉन्टेस्ट में जैसे 10 दिन का कॉन्टेस्ट है ना और 10 प्रॉब्लम्स हैं, तुमने पहले दो दिन मान लो 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अब अगले 3 दिन में ना तुमने मान लो 6ठी प्रॉब्लम पे पूरे 3 दिन लगा दिए और अब हो नहीं रही है। तो उस केस में क्या होता है, मोस्टली बिगिनर्स के साथ ये होता है कि यार अब प्रॉब्लम नहीं हो रही, अब मैं किसी अपने फ्रेंड से पूछ लूँ या यूट्यूब पे देख लूँ, या ऑब्वियसली अब तो टेलीग्राम ग्रुप बने पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो सब भी है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें तुम एक बार अगर वो काम तुम एक बार कर लेते हो ना, उसके बाद ऐसा होता है कि अगले लॉन्ग चैलेंज में भी यार वो मेरा दोस्त है मैं उससे पूछ लूंगा, यूट्यूब है। बट इसमें तुम्हारा वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर कम होता जाता है। दूसरी चीज ये है कि तुम्हारा ना भरोसा खुद से हटता जाता है। चक्कर ये होता है कि 3-4 लॉन्ग चैलेंजेस अगर तुमने पूछ ली ना किसी और से कि भाई बता दे क्वेश्चन ये सब, उसके बाद तुम्हारा खुद से ही भरोसा उठ जाएगा, तुम कहोगे मुझे नहीं आता भाई, मुझे पूछना ही पड़ेगा। और ये सबसे खराब फीलिंग है सीपी में, स्पेशली बिगिनिंग में। होता क्या है कि ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा खुद पे भरोसा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा ना, तभी कॉन्फिडेंस बनता है और तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और तुम किसी से पूछते ही जा रहे हो तो ऑब्वियसली फिर वो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी स्किल डेवलप नहीं हो रही। एंड में करोगे क्या, मतलब लाइक कोडिंग राउंड जब होगा किसी कंपनी का, तो
तुम्हें खुद ही करनी है ना प्रॉब्लम सॉल्व। ऑनलाइन तो अब चलो ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन अगर होगा तो तुम्हें खुद ही करनी है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो ना। तो यही मैं कहूँगा कि लॉन्ग चैलेंजेस और शॉर्ट चैलेंजेस में अगर तुम बिगिनर हो तो तुम लॉन्ग चैलेंजेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि मैं कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं करूंगा, और उसमें ऑब्वियसली बिकॉज तुम बहुत ज्यादा सीखोगे कंपेयर टू शॉर्ट चैलेंजेस। बट अगर तुम्हें लगता है किसी भी पॉइंट पे कि यार मुझे ना लॉन्ग चैलेंजेस में मैं पूछ ले रहा हूँ किसी से भी, तो ठीक है, पहले 1-2 बार तुमने पूछ लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा अंदर से कि यार मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, तो शॉर्ट चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दो, लॉन्ग चैलेंजेस छोड़ दो, 5-6 महीने के लिए छोड़ दो बिल्कुल, फिर ट्रैक पे आ जाओगे वापस। तो हाँ, यही है मतलब बेसिकली बात सही, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें जब कोडिंग राउंड होगा, वो अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, कभी कोई कंपनी को ऑनलाइन भी होता है, बट बहुत लोग के ऑफलाइन भी होते हैं, तो ऑफलाइन तुमको खुद ही करना होगा, कोई हेल्प करने वाला होगा नहीं। इंटरव्यू में जाओगे तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा, तो कोई हेल्प करने वाला नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रियांश, डीएसए वर्सेस सीपी, मतलब डीएसए और सीपी में क्या डिफरेंस है, ये बता दो जरा। ओके, तो मतलब ऐसा जितना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट चक्कर क्या होता है, तुम्हें सीपी करने के लिए कभी कभी डीएसए की रिक्वायरमेंट होती है। होता क्या है कि सीपी में तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना कि सिर्फ एडहॉक प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, अब तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे सेगमेंट्री हो गया, फेनविक्ट्री हो गया, ये डीपी हो गया, तो तुम्हें जब ये सब लगाना पड़ता है ना, तब उस टाइम डीएसए की रिक्वायरमेंट होती है। बट सीन क्या है कि डीएसए इज लाइक, अगर तुम स्पेसिफिकली डीएसए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो बहुत एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। जैसे स्पेशली प्लेसमेंट्स के लिए लोग क्या करते हैं, सिर्फ डीएसए में लीड कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ, उस केस में तुम डीएसए सीख रहे हो, वो सीपी नहीं है। लेकिन सीपी में क्या होता है, तुम्हें कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मिली, नई प्रॉब्लम्स, तुम उससे टैकल कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वहाँ पर टेस्ट होती है, स्पेसिफिकली डीएसए टेस्ट नहीं होता। लीड कोड पे बेसिकली क्या होता है, तुम्हारी डीएसए सेंट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली, और तुम्हारा डीएसए टेस्ट हो रहा होता है। तो मतलब डिफरेंस यही है कि सीपी करने के लिए एक लेवल पे पहुंचने के बाद तुम्हें डीएसए रिक्वायर्ड होता है, बट डीएसए इज लाइक वेरी सिस्टमैटिक, और सीपी काफी रैंडम है। सीपी में कुछ भी आ सकता है, एडहॉक आगे, डीपी आगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। बट डीएसए में ये है कि अगर सेगमेंट्री की प्रॉब्लम है तो मैं सेगमेंट्री लगाऊंगा, फेनविक्ट्री है तो फेनविक्ट्री लगाऊंगा। तो यही है डिफरेंस। बात और सही प्लेसमेंट करना है ऑब्वियसली बात सही, क्योंकि सीपी अगर कर लोगे, क्योंकि तुम्हें वो मोटिवेशन तुम्हारे में आ जाएगी कि कोई नया क्वेश्चन आया तो तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। और वैसे बात है, जब तुम ऑनलाइन राउंड में जाओगे, मतलब इंटरव्यू में जाओगे, तो हो सकता है कि क्वेश्चन तुम्हें देखा हुआ मिले, और ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो न्यू क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हें, जो तुम पहले नहीं देखे हो, तो तुम घबरा जाओगे। बट अगर तुम थोड़ा बहुत सीपी की होगे तो तुम्हारे पे मोटिवेशन रहेगा, हाँ भाई नया क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, और वो हो भी जाता है, नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। बट तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि जब तुम कॉन्टेस्ट देते हो तो हर एक क्वेश्चन नया रहता है, कोई भी किया हुआ क्वेश्चन नहीं रहता, वैसा बात है। तो प्रियांश, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं यार मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ, 4 महीने से कर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, जो लेवल था उसी पे अटका हुआ हूँ, तो वो डिमोटिवेशन एक तरह का आ जाता है। तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए, और क्या उसे ठीक किया जा सकता है? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन तुम्हारा मोस्टली तब आता है जब जैसे तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो और तुम्हारी रेटिंग ना स्टेबल टाइप की हो गई है। जैसे अगर तुम एक्सपर्ट हो तो लाइक हो सकता है 6 महीने से एक्सपर्ट पे अटके हुए हो, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, तो उस टाइम डिमोटिवेशन आता है। और कॉन्टेस्ट में खराब हो जाए काफी, एकदम लगातार 3-4 कॉन्टेस्ट खराब हो जाए, तभी भी काफी डिमोटिवेशन आता है। तो इसको ओवरकम करने का तरीका एक तो ये है कि पहले अपना जो रेटिंग का जो ग्राफ है ना तुम्हारा, उसको देखना कम करो। जो रेटिंग का ग्राफ तुम्हारा चल रहा है, जब बढ़ रहा है ना तब तो उसे देखो, तब तो बार बार देखो, दिन में 10 बार देखो, तब अच्छा लगेगा। बट जब वो नीचे जा रहा होता है ना, तब ये मत करो कि दिन में 10 बार देख रहे हो, बिकॉज फिर तुम्हारा सेल्फ डाउट आने लग जाता है, तुम खुद पे से भरोसा तुम्हारा उठने लग जाता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो मुझे अब छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है ना, कि किसी एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से ना बात कर लो, ये बहुत हेल्प करता है। और मेरे केस में ना, जैसे मतलब हो सकता है तुम लोगों को पता ना हो, बट एक डीटीयू का एक बंदा है, उसका नाम कार्तिक अरोड़ा है, तो उसका एक यूट्यूब पे चैनल भी है। तो क्या है ना कि वो कोड फोर्स पे है, तो मेरा जैसे 3-4 कॉन्टेस्ट एक बार खराब हो गए थे, तो मैंने उसको सीधे डीएम ही कर दिया कि यार मेरे से तो सीपी होनी थी। और उस टाइम मतलब वो लाइक थोड़ा बहुत मेरा दोस्त ही बन गया था, तो मैंने उसको सीधे मैसेज कर दिया कि यार मुझसे ऐसे हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। तो उसने थोड़ा मोटिवेट कर दिया कि लाइक नहीं यार, तो सेकंड ईयर में अभी कर लेगा। तो वही है कि किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात कर लो, बहुत हेल्प होती है। मुझसे ही बात कर लो, कोई मुझे डीएम कर देना किसी पे भी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, मैं काफ़ी मतलब रिप्लाई कर देता हूँ लोगों का, क्योंकि अभी तो उतने फॉलोअर्स भी कुछ नहीं है, तो अभी मैं मतलब रिप्लाई ढंग से कर देता हूँ। तो किसी से ही पूछ लो। तो यही 2 चीज़ें, रेटिंग ग्राफ कम देखो अपना, और किसी से पूछ लो, मतलब लाइक किसी से बात कर लो, तो अच्छा रहेगा यार। तो प्रियांश का मैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उससे जो बात करना है, जो क्वेश्चन पूछना है सीपी रिलेटेड, सब पूछ सकते हो। ऐसे मुझे भी बहुत लोग करते हैं मैसेज, हाँ बात बता देता हूँ, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, पर फिर सब ऑनलाइन आ जाता है, जिसको रिप्लाई देता हूँ फिर उसका नया क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं आए तो
कभी ना कभी आएगा, कंफर्म है, बट मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो प्रियांश का भी मैं हैंडल्स दे दूंगा, उसे भी तुम लोग जाके बात कर सकते हो सीपी के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांश ये है कि व्हाट आर द रिसोर्सेज यू फॉलोड फॉर बिकमिंग प्रो इन सीपी, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, और तुम अपने फ्रेंड्स लोगों को क्या बोलोगे, मतलब क्या रिसोर्सेज यूज करे, कैसे प्रो बन सकते हैं। ओके, तो इसमें एक ना बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो कि है CSCS प्रॉब्लम सेट। तो ये तुम डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सेट है। इसमें क्या होता है ना, जैसे तुमने कोड फोर्सेस पे कोई कॉन्टेस्ट देखा, उसमें जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मोस्टली क्या होता है ना, वो एक मॉडिफाइड वर्जन होता है उसी सेम प्रॉब्लम का जो वहां पर CSCS प्रॉब्लम सेट पे पड़ी हुई है। तो CSCS प्रॉब्लम सेट की जो 200 से 250 हो गई हैं उस पर प्रॉब्लम्स, तो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और अगर तुम एक बार वो कर लोगे ना, तो तुम्हारी एक थिंकिंग बनने लग जाएगी यार प्रॉब्लम्स को ऐसे अप्रोच करते हैं। और ऑब्वियसली कोई तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो उसका आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि यार इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। डीपी का जैसे है, तुमने डीपी की प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली सॉल्व करी, तो अब वही आइडिया तुम्हारे दिमाग में आएगा एकदम से कि भाई मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो CSCS प्रॉब्लम सेट है। दूसरा मैं कहूँगा एक कोड फोर्सेस पे ना एक एड्यू सेक्शन करके एक चीज़ है। तो लाइक मतलब वो तुम देख लेना, कोड फोर्सेस खोल के देखना, उसमें एक एड्यू सेक्शन है। उस पर भी अब लोग वो कोड फोर्सेस वालों ने डालना स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी बढ़िया वीडियोस डालते हैं। तो उस पर लाइक 2 पॉइंटर्स की कोई वीडियोस पड़ी हुई है, बाइनरी सर्च की पड़ी हुई है, तो वो देखो, बहुत ही बढ़िया है, मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम। और एक वेबसाइट है CP एल्गोरिदम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम सीखना है, तो जो पहली चीज़ तुम्हें करनी चाहिए वो है CP एल्गोरिदम्स पे देखो। गीक्स फॉर गीक्स सबसे पहली तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। CP एल्गोरिदम्स पे देखो स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वरना गीक्स फॉर गीक्स भी है, वो भी बढ़िया वेबसाइट है। और YouTube तो है, YouTube को निगलेक्ट मत करो, YouTube तो बिल्कुल एकदम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, इतने सारे क्रिएटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें कंटेंट, जैसे योगेश को देख लो तुम, और इसका चैनल देख लो तुम, कितना मस्त चैनल है, इतनी सारी वीडियोस बनाते रहता है। तो वही है, मतलब YouTube भी है, तो YouTube को भी देखते रहो। या तो मतलब, और एक वो भी एक है तुम्हारा, वो लैडर है ना, A2OJ लैडर, वो भी बहुत बढ़िया है। वहाँ पर राइट, वहाँ पर तुम्हारा सारा रेटिंग के हिसाब से, मतलब तुम 900 से 1100, फिर 1100 से 1200 वैसे सेट टैग चेंज कर करके, लेवल चेंज करके तुम क्वेश्चन बना सकते हो। या तुम लैडर यूज कर सकते हो जिसमें तुम्हारा टैग वाइज दिया रहता है, मतलब सिर्फ डिग्री के क्वेश्चन बनाओ या ग्राफ के क्वेश्चन बनाओ, वैसे भी तुम कर सकते हो। चलो प्रियांश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग कम्युनिटी इन योर कॉलेज, मतलब अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई कोडिंग कम्युनिटी है, बहुत लोग हैं उस कोडिंग कम्युनिटी में, तो उसका क्या बेनिफिट है, ये बताओ। तो मोस्टली क्या होता है ना, जैसे अगर तुम कोई भी काम अगर अकेले कर रहे हो ना, तो उसमें उतना मजा नहीं आता। और अगर तुम्हारे जैसे मान लो कॉलेज में कोई कोडिंग कम्युनिटी ऑलरेडी है, तो उसमें 50 लोग होंगे जो CP कर रहे होंगे, और 50 भी नहीं तो एटलीस्ट चलो 10 लोग होंगे जो CP कर रहे होंगे, और हर कॉन्टेस्ट में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और जब वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, तो तुम्हें भी लगेगा कि यार मुझे भी कर लेना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो होता क्या है कि हेल्दी कंपटीशन बनने लग जाता है तुम 10 लोगों के बीच में ही, कि यार मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो उससे वो एक मोटिवेशन मिलती है। ये नहीं कि वो तो चलो एक फैक्टर ये होता है कि तुम किसी से जेलस हो जाओ कि यार वो मैं नहीं कर पा रहा, उसको उस तरीके से नहीं देखना, मोटिवेट होना है उससे, एक हेल्दी कंपटीशन बनाना है। और इसी की यही हेल्प होती है कोडिंग कम्युनिटी से, कि बहुत सारे लोग मिलकर CP कर रहे होते हैं, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन बनता है और तुम मोटिवेट होते हो। तो यही मतलब मेन हेल्प है उससे। मतलब वहाँ पर तो सीनियर जूनियर सब रहते हैं, तो सबको मतलब कुछ ना कुछ डाउट्स रहता है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और मतलब चारों तरफ सब कर रहा था, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ, वो कर रहा है, तो मतलब एक मोटिवेशन आता है, भाई वो इतना अच्छा कर रहा है, वो इतना अच्छा कर रहा है। अगर तुम अकेले रहोगे तो फिर तुम देखो यार कोई तो कर नहीं रहा, मैं भी क्यों ही करूँ। तो और एक बात, अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई कोडिंग कम्युनिटी नहीं है, तो यार तुम इनिशिएटिव लो ना, तुम अपना खुद का कोडिंग कम्युनिटी बनाओ ना। तुम चाहते हो करना, बट तुम्हारे आसपास कोई नहीं कर रहा है, तो तुम खुद की कम्युनिटी बनाओ, सबको उसमें ऐड करो, जो लोग इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड तो मोटिवेट करो वो लोग को, और एक हेल्दी कंपटीशन रखो अपने चारों तरफ, इससे तुमको भी मजा आएगा, तो आजू बाजू लोग को सबको मजा आएगा, ठीक है। तो यार सब तो हम लोग बता चुके हैं इस वीडियो में कि क्या क्या तुम्हें करना है। तो आओ एक एंडिंग शॉर्ट नोट बता दो, कि मतलब एक छोटा सा एंडिंग नोट बता दो कि क्या ऑडियंस को मतलब करना चाहिए, एक एंडिंग नोट दे दो कुछ। ओके, तो एज एन एंडिंग नोट मैं ये कहूँगा कि कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट से डरो मत। ये मत सोचो कि मैंने कॉन्टेस्ट दिया तो रेटिंग गिर जाएगी। कॉन्टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, और अब सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। ये नहीं कि कॉन्टेस्ट दे दिया तो अब सॉल्व नहीं करा, कॉन्टेस्ट दो, अब सॉल्व करो। और हाँ, ऑनेस्ट रहो। ये नहीं कि दूसरों से पूछ लिया क्वेश्चन, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं और देख लिया जाके, वो मत करो। ऑनेस्ट रहो, कॉन्टेस्ट दो और अब सॉल्व करो। दैट इज द मेन, मतलब जो एकदम रामबाण है बिल्कुल CP में। यार तो एकदम तुम सही बात बोले हो। तो चलो, आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों कि CP कैसे करना है, क्या करना है।
कहाँ तक करना है, क्यों करना है, सारा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मिल गया होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और भाई का चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारे कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट का वीडियोज डालते रहता है। अगर तुम कोड फोर्सेस देते हो तो, अगर तुमसे नहीं बनता है तो जाके भाई का वीडियो देखो, सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।